कानपुर से लेकर लखनऊ तक, हमीरपुर से लेकर सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद से कन्नौज तक, क्या है जनता का मिजाज। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है लोक जनसंदेश की टीम और जानने का प्रयास है मतदाता का क्या है रुझान। क्या इस बार हो पाएगा बदलाव? देखिए विजन यूपी में। उनके खुद के मंत्री मर गए, उनके खुद के अधिकारी खत्म हो गए, राजस्व विभाग के सबसे बड़े जो चेयरमैन थे वो खत्म हो गए। लेकिन मैंने अब प्रतिज्ञा कर ली है कि अब वोट कभी भी भाजपा को नहीं देना है। ये राम को लाएंगे। अरे ये अजीबो-गरीब लगता है ना कि राम को कोई कैसे ला सकता है। राम को कैसे कोई लाएगा? हमारे दिल में सबके राम रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं क्यों उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन इतना बताते हैं विजय माल्या को लेके कौन आएगा, नीरव मोदी को लेके कौन आएगा। जो चिप्स फैक्ट्री लगाने का वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। पढ़ा लिखा नौजवान फावड़ा चलाने पे पेट के लिए उसे मजबूर कर दिया है। योगी जी उसे भी रोजगार मानते हैं। जो जानता नहीं है, गांव नहीं जानता, अपने ही स्वयं कार्यकर्ताओं को नहीं जानता है, वो कैसे लड़ पाएगा? पुलिस का आदमी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। हमारी टीम पहुंच गई है कन्नौज, जिसे कि इत्र की नगरी कहा जाता है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं कन्नौज सदर विधानसभा में। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम सैकड़ों की संख्या में भी नहीं, लेकिन ये वो युवा, वो लोग हैं जिन्हें कहते हैं आम मतदाता, जो तय करेंगे आने वाली 20 तारीख को कौन सदर विधानसभा से विधायक बनेगा और किसकी सत्ता आने वाली है। शुरुआत करते हैं, आज जानते हैं लोगों से कि कन्नौज में लोगों का क्या रुझान है, क्या चुनावी गणित चल रही है और कौन जीतने और कौन हारने वाला है। सबसे पहले आपका परिचय चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं क्या विजन है इस बार और किसकी जीत दिखाई दे रही है। मेरा नाम नवाब सिंह है और इस बार समाजवादी पार्टी की लहर है, क्योंकि 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने कुछ किया नहीं। जो उनके वादे थे, चाहे रोजगार की बात हो या किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, कुछ नहीं किया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार जब 2017 में आए थे गुरसाईगंज में, तो यहाँ वादा कर गए थे कि हम आलू की मंडी को बनवाएंगे। आलू की मंडी जो बन रही थी, माननीय अखिलेश यादव बनवा रहे थे, उसे रोक दिया। जो चिप्स फैक्ट्री लगाने का वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। किसानों को कोई रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ की बात की थी, कोई रोजगार नहीं मिला। वो तो कल हमने देखा डिबेट में, तो वो लोग कह रहे थे जो सहायता समूह में महिलाएं काम करती हैं, जो नरेगा में पढ़ा लिखा नौजवान फावड़ा चलाने पे पेट के लिए उसे मजबूर कर दिया है, योगी जी उसे भी रोजगार मानते हैं। तो ऐसी सरकार ना युवाओं को चाहिए, ना किसानों को चाहिए, ना मजदूरों को चाहिए। नवाब जी, अगर बात करें कन्नौज सदर विधानसभा की, तो यहाँ पर कहा जाता है कि सपा का ही परचम काफ़ी एक लंबे अरसे से जो है सपा का परचम है इस विधानसभा में। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक नया खेल, नई गणित कह सकते हैं कि पूर्व IPS अधिकारी जो VRS लेकर के आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ टक्कर देंगे इस बार? नहीं देंगे। इसलिए आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और जिसके पास जनपद में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं रहा जो उसे वो लड़ाती। एक IPS लेके आए हैं जो क्षेत्र में कभी नहीं गया, जिसने क्षेत्र की जनता की कभी बातें नहीं सुनी, जो जानता नहीं है, गांव नहीं जानता, अपने ही स्वयं कार्यकर्ताओं को नहीं जानता है, वो कैसे लड़ पाएगा? पुलिस का आदमी है। अब पता नहीं उन्हें कैसे अच्छा लगा, हमें नहीं समझ में आता है। इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पे और जहां सेवा करने का एक अच्छा उनके पास अवसर था, तो राजनीति भी एक सेवा करने का माध्यम है। और इसके साथ साथ राजनीति तो आज के माहौल में वो हो गया है कि राजनीति करोगे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जिस पद पे थे वहाँ सेवा अच्छी ढंग से की जा सकती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं क्यों उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन इतना बताते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार पहले से अधिक मतों से जीतेगी, क्योंकि किसान नौजवान परेशान है। मैं गांव-गांव जाता हूं, मैंने देखा है सालों से लोग परेशान हैं।
लोगों के जो एमएसपी की बात की थी, कोई बता दे यहाँ मक्का कभी खरीदी गई हो, धान कभी खरीदा गया हो। यहाँ बगल में गंगा है, हाँ 36,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पे किसी ने गंगा में साफ होते देखा है? अभी 100 गायें उसमें मरी पड़ी थी, जब मीडिया ने चलाया उसके बाद उन गाँव को दफनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है, कुछ किया नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आपकी इस सदर विधानसभा के विषय में अगर चर्चा करूँ, आज मैं भी सुबह से सर्वे कर रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से जो जनता का रुझान है वो कह रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे हैं, आईपीएस हैं, हो सकता है कि इस बार कुछ बदलाव आए, और डबल इंजन की सरकार भी है, एक बार फिर से योगी सरकार आ सकते हैं। फिर मैं अगर बात करूं सड़कों के विषय में, तो सड़कें भी मुझे लगता है लगभग कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊबड़ खाबड़ सड़कें दिखाई दी। जैसा आपने खुद बताया, छुट्टे जानवर। 3 बार से विधायक सपा से ही हैं, क्या ऐसी वजह रही कि उन्होंने शायद प्रयास तो किया होगा लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पाई? सड़कें एक आध 5 वर्ष में सड़कें टूटी हैं। आप देखें, अभी आप चलें 1,000 करोड़ रुपए बगल में पैरामेडिकल कॉलेज बना, हृदय संस्थान बना, कैंसर कार्डियोलॉजी बनी, किसान बाजार बना, मंडी बनी, ITI बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू ही नहीं करा पाए। इतर परफ्यूम पार्क था, उसे भी रोक दिया। कन्नौज एक ऐतिहासिक नगरी है, आज देखा जाए तो पुरातत्व विभाग जो बहुत अच्छा बनवाया था, जिसमें कन्नौज की धरोहर थी, उसे भी ये शुरू नहीं करा पाए। ये केवल दूसरे पे आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर इनसे ये पूछ दिया जाए कि आप 5 काम बता दीजिए ना, आपने कौन सा अस्पताल बनवाया, आपने कौन सी बड़ी सड़क बनवाई, आपने कौन सी फैक्ट्री लगवाई, आपने नौजवान किसान यहाँ की धरती के लिए क्या किया, तो शून्य है, कुछ है नहीं। राम के नाम पर ये जाएंगे, राम के नाम पर हम राम को लाए हैं, हम उन्हें लाएंगे, यही बातें करेंगे, क्योंकि कुछ मुद्दा है नहीं। अब पता नहीं इनके ख्यालों में कहाँ से आ गया ये राम को लाएंगे। अरे ये थोड़ा अजीबोगरीब लगता है ना कि राम को कोई कैसे ला सकता है? राम को कैसे कोई लाएगा? हमारे दिल में सबके राम रहते हैं, घट घट में राम है। और दूसरा, लाने का तो वादा आपने काले धन का किया था। अरे राम, आप ये क्यों नहीं कहते? ये विजय माल्या को लेके कौन आएगा? नीरज मोदी को लेके कौन आएगा? जो हजारों करोड़ रुपया ले गया है हिंदुस्तान की धरती से, चौकीदार चौकीदारी करता रहा, आज विजय माल्या अयासी कर रहा है पड़ा, वो कब आएगा? और काला धन कब आएगा? ये सवाल है। काला धन कब आएगा? और बहुत सवाल है। क्या नाम है, मैं आपसे जान सकता हूं? सरोजनी कुशवाहा। क्या लग रहा है किस बार क्या चुनाव का माहौल खास तो सदर विधानसभा में चल रहा है, और किसकी जीत होने वाली है? हमारे यहाँ विधायक अनिल दोहरे जी की जीत होगी, क्योंकि जनता हमारी पूरी अनिल दोहरे की तरफ है। और जो ये IPS अरुण जी हैं, इनको शायद हमें लग रहा कि हमारी पब्लिक वोट नहीं देगी। कोई खास वजह है इसकी? जी, क्योंकि अभी ये डाली कुशवाहा वाला केस हुआ था कानपुर में, वहाँ कमिश्नर थे, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की थी, इसलिए हमारी समाज बहुत रुष्ट है इनसे। जी, मतलब जीत जो है वो सपा की होती दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबके अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं, और ख़ास तौर से जो बात निकल के आ रही कि वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने VRS लिया। इतनी अच्छी नौकरी, एक IPS की नौकरी पाने के लिए एक इंसान को बहुत लंबा अरसा लग जाता है, समय लग जाता है, उसके बाद वो चीज़ें होती हैं। आखिर क्या वजह है कि उनको ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या लग रहा है इस बार असीम अरुण जी की वजह से क्या इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार जो विधायक है वो चुनाव जीतने वाले हैं, या कोई टक्कर है उनसे? कोई टक्कर नहीं है। कोई खास वजह? खास उसकी वजह यह है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरे बगल में एक स्टेडियम अखिलेश जी ने निर्माण के लिए ज़मीन एक्वायर की थी। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी था कि यहाँ एक स्टेडियम बने, यहाँ युवाओं को खेलने कूदने और सारी सुविधाओं के लिए उन्होंने एक्वायर किया था। आप ये देखिए, इनके जो सांसद जी हैं 3 साल हो गए, और 2 विधायक भी हैं, और मतलब इनकी सरकार डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, इन लोगों ने क्या किया, उस जगह में एक ताल बना दिया है, स्विमिंग पूल। जो स्टेडियम बनना था वहाँ स्विमिंग पूल बना दिया है। 20-20 फुट के गड्ढे खोद दिए उनके कार्यकर्ताओं ने, इतना खनन किया है। तो आप कैसे आप कह देंगे कि इनकी सरकार ये असीम अरुण जीत जाएंगे? जो इनका वर्तमान जो प्रत्याशी था वो काम करता देखता था यहाँ पे, जो इन्होंने जाना ही नहीं कि यहाँ भौगोलिक स्थिति क्या है, कैसे जीत जाएंगे, कैसे वो IPS में हैं। IPS इसलिए शायद इन्होंने किया, इन्होंने कुछ काम किया होगा भाजपा के लिए, भाजपा के पक्ष की सारी बात, इसीलिए शायद इनको कुछ रिवार्ड मिला है कि इन्हें प्रत्याशियाँ बना दी गए। इस बार इनकी इतनी बुरी हार होगी कि कम से कम मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि 50,000 का, मैं अमित मिश्रा हूँ,
50,000 की इनकी कम से कम मुझे लगता है, क्योंकि जब कोई काम नहीं किया किस मुद्दे पे हम लोग वोट इनको करेंगे। जो भी खेलने का ना कोई अच्छी एजुकेशन का उन्होंने कोई काम किया तो हम लोग क्यों इनको वोट देंगे। अमित जी, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई एक आईपीएस है तो जाहिर सी बात है कि एक उनका जो कहते हैं ना कि आईपीएस और आईएएस का दिमाग जितना एक आम आदमी का दिमाग होता है उससे 10 गुना ऊंचा सोचते हैं, तो हो सकता है कि विकास की गति बढ़े। सही है, इस आकलन से हो सकता है उनको टिकट मिला हो। मुझे तो ये हंसी आती है कि आईपीएस हैं, इनका भी 8 साल का कैरियर था। 8 साल में जो काम ये 5 साल के लिए जो करने 8 साल में काफ़ी गरीबों की मदद कर सकते थे, बहुत सारे लोगों को न्याय दिला सकते थे, उस ऐसे पद पर थे वो। ये जो भाजपा में जो ये विधायक बनने आए, इनके सामने मतलब कोई भी जाता वो सर कहता, जो चाहते वो कराते, किसी की भी सरकार होती। इनका तो अपना एक रुतबा होता है एक पद का, उससे किसी को ये न्याय दिला सकते थे। विधायक हो जाएंगे, जो विधायक की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको भाजपा में इनके जैसे विधायक कुछ कर पाएंगे? जब रामनाथ कोविंद वो राष्ट्रपति जी हैं, वो नहीं कुछ कर पाते हैं ऊपर बैठ के, वो केवल संबोधन देते रहते हैं, तो ये एक मामूली से विधायक बन के ये क्या कर पाएंगे इस सरकार में? अगर जनता इन्हें सोचे, ये जो ये कहते हैं भाजपा वाले, मुझे तो नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि अनिल दोरे से ज़्यादा सरल और सौम्य विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, इनकी सरलता का कोई जोड़ नहीं। कोई भी व्यक्ति जाए इनके पास, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, किसी भी दल का हो, उन्हें जनता के काम करने उनके पास अगर कोई व्यक्ति गया तो उन्होंने उसकी मदद की आज तक। इसलिए तो मुझे ये लगता है कि अनिल दोरे से अच्छी चॉइस कोई नहीं होगी। हाँ, इसलिए वो इस बार भी रिकॉर्ड मत हो सके। तो आपने सुना अमित जी थे जो बता रहे हैं कि बहुत सरल स्वभाव है उनका, और जैसा कि मतलब एक आप लोगों की जो चर्चा सामने निकल के आ रही है वो ये है कि आखिर बार बार वही सवाल आ रहा है कि क्या वजह थी कि मतलब एक आईपीएस अधिकारी जो फिर वीआरएस लेकर के अचानक से चुनाव के पहले, जब चुनाव की घोषणा होती है उसके पहले अचानक से वीआरएस लेते हैं और फिर उनको टिकट मिल जाता है। हाँ, ये एक बात तो आप लोग मानते ही होंगे। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी, क्या लगता है कि भाई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो चूँकि इसी यहाँ उनका मतलब निवास है, यहीं पे उनके पिताजी भी उनके डीजीपी रहे हैं। मैं केवल असीम अरुण जी की ही विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस से भी है, सपा से भी है, बसपा से भी है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार कैसी गणित जा रही है? चुनावी माहौल देखिए, हमें हुआ है, हमें रोज़गार चाहिए और हम मुख्यमंत्री से बहुत आशा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हमें रोज़गार देंगे। और मुख्यमंत्री के वहाँ से ये भाषा जो निकलती है, उनकी जो भाषा शैली है मुख्यमंत्री वाली नहीं है। इधर वो कहते हैं कि हम हिंदूवाद, और उधर कहते हैं हमें क्षत्रिय धर्म पे होने का गर्व भी है। दूसरी चीज़, युवा मांग रहा है रोज़गार तो दे नहीं पाते, तो वो कहते ठोको नहीं चलाते हैं। अभी हमारे इलाहाबाद में देखा आपने कितनी लाठियाँ चलवाई। तो इसलिए इस बार वो फ्लॉप हो जाएंगे और हमें नहीं लगता वो कन्नौज में तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विधायक जी से कभी आपकी मुलाकात या आपको लगता है कि कोई आपके मिलने वाले, चूँकि आप युवा हैं, जाहिर सी बात है कि समाज में 4 लोग आपको जानते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे काम पड़ते होंगे और कहीं ना कहीं मुलाकात का एक दौर भी कोशिश भी करते होंगे। आपको लगता है कि उनसे कभी जब भी आपने कोशिश करी तो आपसे उनकी मुलाकात हुई? मैं दोरे जी की बात कर रहा हूँ। दोरे जी तो ऑलरेडी हम लोगों के बीच में रहते हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के विधायक हैं। और अगर वो अच्छा स्वभाव के विधायक ना होते तो 3 बार कन्नौज की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने का काम नहीं करती। और कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है, अगर गिनाने में खड़े हो जाएंगे तो हमें नहीं लगता आप गिनती कर पाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी का काम, आपने देखा है सांसद जी हमारे हैं, जो हमारे एससी समाज के जो अभी तहसीलदार थे, सांसद जी ने उनको घर में घुस के मारा। अब ये बताओ, ये कैसे सांसद जी होकर अगर ये काम करेंगे? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं और इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क रहता है। इसलिए कन्नौज की जनता इन लोगों को देखना या न करना चाहती है। टक्कर किससे है? किस प्रत्याशी की किससे टक्कर मान रहे हैं? टक्कर तो है ही नहीं किसी की किसी से। एक तरफा चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा और जो लहर थी वो इनकी फ्लॉप हो चुकी है जी। मतलब कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी की तरफ पक्ष में जा रहा है जी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और भी युवा हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। क्या लग रहा है आपको इस बार? चूँकि जैसा मैं बात लोगों की सुन रहा हूँ तो सब जगह से एक ही आवाज़ आ रही है कि अनिल दोरे जी फिर से जो है आगे बढ़ रहे हैं। क्या वजह है ऐसी? और असीम अरुण जी की अगर बात करें, चूँकि आईपीएस अधिकारी रहे हैं और जाहिर सी बात है आईपीएस हैं तो समझदार भी होंगे, बुद्धिजीवी भी होंगे, क्या परिवर्तन चाहती है आज इस क्षेत्र की जनता? यहाँ की जनता सिर्फ अनिल दोरे जी को ही चाहती है। कोई खास वजह? जी हाँ, क्योंकि ये अभी कल तक कमिश्नर थे, पद छोड़ा, पार्टी ज्वाइन की और चुनाव लड़ने के लिए आ गए। इन्हें क्षेत्र के बारे में कुछ पता नहीं, इनके कार्यकर्ता इनको जानते नहीं। तो इन्हें जब इनके कार्यकर्ता इनको नहीं जानते हैं, जब तक ये करेंगे तब तक चुनाव निकल चुका होगा, इन्हें कोई वोट देना चाहता नहीं है। क्योंकि ये डाली कुशवाहा का केस था, इस समय ये कमिश्नर थे। उसके बाद ये बीआरएस लेकर इनकी क्या साठगांठ हुई, बीजेपी से क्या साठगांठ हुई, क्यों बीआरएस लिया, क्यों विधायक के लिए
नामांकन किया कन्नौज से, क्यों आ गए ये नहीं पता। ये जनता को भी नहीं बता पा रहे कि हमने बीआरएस क्यों लिया और किस लिए विधायकी के लिए कन्नौज में आ गए, हमको नहीं पता। और हमारे अनिल दोहरे जी 3 बार के विधायक हैं और अच्छे वोटों से जीतते हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार विधायक जी कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। एक तरफा जीत होगी विधायक जी की। विधायक जी को रात के आप 12 बजे फ़ोन लगाओ, अगर उनका फ़ोन नहीं उठता है तो 10 मिनट के बाद उनकी कॉल वापस आएगी। बोलेंगे बेटा क्या बात है, किस लिए आपने फ़ोन किया, समस्या बताओ। वो रात अगर आपकी समस्या तो क्या क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्षेत्र में विधायक जी से कोई समस्या। और फिर हमने इनकी भाषा शैली भी सुनी है योगी जी की, क्या बोलते हैं कि ठंड में गर्मी ला देंगे। ये कोई सभ्यता नहीं है। मैंने बहुत से मुख्यमंत्री को भाषण सुने हैं पर ये सभ्यता इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं नाराज़गी है लोगों में आपको। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शोभित दुबे है। शोभित जी, मैं बड़ा आवेश देख रहा हूँ जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। क्या कोई मतलब खास वजह है इसकी? सर मैंने आज तक हमेशा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत कुछ दिया है। जैसे 700 किसानों की जान ले ली, कोविड से ऑक्सीजन की कमी से हज़ारों की जान ले ली, छात्रों ने रोज़गार मांगा तो लाठियां दी, शिक्षकों ने 59,000 भर्ती पे अपना हक मांगा तो उन्हें लाठियां दी। और मैं योगी जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकता हूं आप क्या दोगे। अब मुझे जो लोग ख़त्म हुए हैं उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी तब ये भारतीय जनता पार्टी जाएगी और जो विकास करेगा हम उसकी सरकार बनाएंगे। मतलब ये जो घटनाएं आपने गिनाई, शायद इसकी वजह से इस बार आपका मूड बदला और अभी तक आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे, उनको मानते थे? सर मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा। मैंने कभी भी समाजवादी को वोट नहीं दिया, मैंने कभी भी बसपा को वोट नहीं दिया। लेकिन मैंने अब प्रतिज्ञा कर ली है कि अब वोट कभी भी भाजपा को नहीं देना है। ये कभी न देश हित में कार्य कर सकती है, न युवाओं के हित में कार्य कर सकती है, न किसानों के हित में कार्य कर सकती है। तो मैंने अब शपथ ले ली है इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं असीम अरुण जी हैं, लोग कह रहे हैं कि आईपीएस हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सिक्योरिटी में मतलब हेड थे वहाँ पर भी। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा अगर वो जीत जाए? नहीं सर, मेरे कन्नौज इत्र और इतिहास की नगरी से एक इतने बड़े आईपीएस हैं, मुझे उन पर गर्व है। लेकिन हमें शर्म इस बात की आती है इतने अच्छे पद पे बैठे हुए, हम तो सर एक सिपाही की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। वो तो कमिश्नर थे, जितने भी स्टार थे, जितनी भी थी, सब उनके कंधों पे थे, अच्छे से अच्छे लोग सल्यूट करते थे। क्या लालच था? आप सेवा तो उस पद पे भी तो कर सकते थे। क्या आपको मंत्री बनने का लालच था कि आपको अब भारतीय जनता पार्टी से कमाई हो जाएगी? इसके मतलब आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है, क्योंकि अब सरकार बदलेगी तो आपको वो जाँच होगी, इसलिए आपने नौकरी छोड़कर पार्टी ज्वाइन कर ली और टिकट ले गए। ये आपको वजह आपको ये लगती है? बिल्कुल सर। क्या और कोई प्रत्याशी नहीं था? आप वहाँ भी तो सेवा कर सकते थे, क्यों नहीं सेवा की? आप जरूर, आपके अंदर कुछ ना कुछ लालच जरूर था। लालच जरूर था। देखिए ये चीज़ें जो निकल के आ रही है ना सामने, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ये कोई साधारण नहीं, एक क्वालिफाइड एक युवा अगर इस तरह की चर्चा करता है, इस तरह की बात करता है तो जाहिर सी बात है कि मन में कुछ ना कुछ जरूर जिसे कहते हैं ना अंदेशा या शक है, उसकी वजह से बातें निकल के आ रही हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हैप्पी है। हैप्पी जी, क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा में कौन हैप्पी होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन विधायक बनने वाला है? देखिए दरअसल सबसे पहली बात इसमें ये है कि देश की बुनियादी 3 चीज़ें ज़रूरत है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये बेसिकली हर व्यक्ति की नीड होती है। इस देश में शिक्षा का हाल पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि दरअसल ये चाहते ही नहीं हैं कि व्यक्ति शिक्षित हो। अगर शिक्षित होगा तो वो देश से सवाल पूछेगा कि आपने क्या किया। ये जैसे इन्होंने 5 किलो गेहूं राशन जो वितरण किया है, हमें तो इस देश पे सबसे पहले शर्म आनी चाहिए कि हमें इस देश में 5 किलो राशन बांटना पड़ रहा है। इसमें देश में शर्म आनी चाहिए या सरकार को लेकर के? सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आप राशन दे रहे हैं। सरकार को तो ये व्यवस्था करनी चाहिए कि इस देश में कभी कोई भूखा सोए ही ना। उन्हें खुद आर्थिक व्यवस्था से इतना मजबूत कर देना चाहिए। दूसरी बात है स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य पे आपने कोविड के टाइम पे देखा, लोग ऑक्सीजन के लिए अपने ही कारों में दम तोड़ दिया। उनके खुद के मंत्री मर गए, उनके खुद के अधिकारी ख़त्म हो गए। राजस्व विभाग के सबसे बड़े जो चेयरमैन थे वो ख़त्म हो गए।
उनको बेड, अस्पताल कुछ नहीं मिला। इस बार क्या लग रहा है? तीसरी बात है बेरोजगारी की। आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, एक युवा के लिए तो खास तौर से। हाँ। और इन्होंने जो अभी एक मामला आया है, इससे पहले अभी कुछ 1 महीने पहले टेट का पेपर हुआ था, जो वो जिस कंपनी को इन्होंने पेपर दिया वो एक मजाक के रूप में कह सकते हैं कार्ड छापने वाली थी। जो कार्ड प्रिंटिंग प्रेस था वो कार्ड छापती थी, उसको इन्होंने दे दिया। उसने पेपर इतनी बुरी व्यवस्था में कि ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिस घर में टेट का पेपर ना पहुंच गया हो। उसके बाद 69,000 एक शिक्षक भर्ती हुई। उस शिक्षक भर्ती में उनके ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वीकार किया कि इसमें 18,000 पदों पे घोटाला हुआ है। जब ये घोटाला मान लिया तो बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि सरकार के लोग ही ये चाहते थे कि आरक्षण इस तरह से ख़त्म करो कि पब्लिक भी ना आए और हमारा काम भी चलता रहे। उस 18,000 पद पे कौन लोग भरे गए? उस 18,000 पद पे कौन लोग भरे गए? सरकार के लोग भरे गए। उसमें बुरी तरीके से पैसे चले। आखिरी सवाल है, चूंकि समय का अभाव है, बस इतना बता दीजिए कि इस बार कौन जीतने वाला है और क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? जो प्रत्याशी, चूंकि कांग्रेस की बात करें तो शायद विनीता देवी है वहाँ उसमें, और दोहरे साहब क्या कहते हैं आपके अनिल दोहरे जी समाजवादी पार्टी से हैं, असीम अरुण जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और बसपा से भी कोई दोहरे जी हैं। तो किसकी टक्कर किससे देख रहे हैं? देखिए, हम सब लोग इससे पहले हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया। थोड़ा ये समझते थे कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा था धर्म के नाम पे, लेकिन उस धर्म से हमें क्या मिला? जब बात धर्म की आती है तो धर्म तो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जितना डीपली जाएंगे उतना आप घुसते ही चले जाएंगे। अध्यात्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन धर्म में भी एक चीज़ देखी गई है कि धर्म ये कभी नहीं कहता है कि असमानता का भाव हो। धर्म भी ये कहता है कि हर व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। तो इस बार जो चुनाव है वो बिल्कुल हटके होने वाला है। लोग वोट विकास के नाम पे देंगे। चूँकि कन्नौज है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे बहुत काम किया है। इसमें कोई, आप किसी व्यक्ति से पूछें, किसी पार्टी के भी व्यक्ति से पूछें, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले 5 साल में यहाँ के सांसद ने एक रोड भी नहीं बनवाई होगी। आप यहीं बगल में पैरामेडिकल है, उसके पीछे आलू मंडी है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा, आपको एक हास्यास्पद बात बताएं, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पे बना हुआ मेडिकल कॉलेज में, और कार्डियोलॉजी बना है, करीब करोड़ों रुपए का बना हुआ है। पिछले 5 साल से वो केवल बंद पड़ा है। केवल इसलिए बंद पड़ा है लोगों का इलाज ना हो जाए। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। इलाज या ट्रीटमेंट नहीं होता क्या वहाँ? नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। सब रिफ़र कर दिए जाके, आप जाइए, सब रिफ़र कर देते हैं, क्योंकि उनका काम है, यहाँ से उनको रिफ़र कर दिया। और उसके बाद रही व्यवस्था की बात, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था के तो आलम इतने बुरे हैं जिसकी कोई बीजेपी सरकार में पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, और ये तो बिल्कुल आज तय हो गया यहाँ पर लोगों से चर्चा करके, बातचीत करके, कि जैसे जो लोग कहते हैं ना कि बिना तर्क के अगर कोई बात कही जाती है या ये कहा जाता है कि नहीं हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो बातें समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो युवाओं की जो बातें सामने निकल के आई वो तर्कपूर्ण है। कई सारी बातें ऐसी हैं जिस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि 20 तारीख को क्या होगा, किसको इस बार यहाँ की जनता जिताएगी। लेकिन आम जनता के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आप वोट डालने जरूर जाइएगा। नमस्कार।